तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमने जो है इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी जीके जीएस में इकोनॉमिक्स आपको पूछी जाती है, ठीक है, और आप अगर ऐसे बच्चे हैं जो मतलब उस बैकग्राउंड से है ही नहीं, ठीक है, कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को ज्यादातर कॉमर्स वाले बच्चे जो है वही पढ़ते हैं, आपने आर्ट्स से पढ़ा है या साइंस से पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स की जानकारी बहुत कम होगी आपको। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है अल्फा एसएससी अपने यूट्यूब चैनल पे ही, वहां पे आपको इसकी सारी वीडियो जो है सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगी। और मैंने इन वीडियोज को इस तरह से जो है डिजाइन कर रखा है कि एक ऐसे बच्चे को जिसने इकोनॉमिक्स के बारे में ई भी नहीं पता, जिसको उसको भी चीजें समझ में आने वाली हैं। अगर आप पहली वीडियो से देखोगे ना तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, अगर आप बीच में से देखोगे क्लियर तब भी हो जाएंगी, लेकिन वो बेस जो पहले वीडियो से बनता है वो बेस थोड़ा आपका कमजोर रह जाएगा। तो पहली वीडियो से देखोगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने इनको हिंदी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है क्योंकि हिंदी में बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो हमारी क्लास नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। क्लियर? चलिए, तो नेशनल इनकम होता क्या है पहले मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है भाई हमारा जो भारत देश है इसमें अगर हम देखना चाहें तो हमारी नेशनल इनकम क्या होगी? क्या हम इससे समझते हैं कि नेशनल इनकम क्या है? देखो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैंने इस पीपीटी को इस तरह से भी डिजाइन किया है कि अगर आप डायरेक्ट इन पॉइंट्स को पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या लिखा हुआ है नेशनल इनकम के बारे में, क्या लिखा हुआ है, एक देश में एक निश्चित समय में यानी कि एक वर्ष के अंदर अंदर, ठीक है, जो भी कमाई होती है, कुल कमाई जो भी हमारे देश में अलग अलग व्यापार चल रहे हैं, अलग अलग गतिविधियां हो रही हैं कमाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो सब चीजों की कुल मिलाकर के जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हुई है, जितनी हमने चीजें कमाई हैं, जो भी चीजें हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से नेशनल इनकम बोल रहे हैं। यही परिभाषा कह रही है। अब इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, इसको कैलकुलेट जो है हमारा कौन करता है, नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है? इसको करता है सीएसओ। कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी क्या करती है, इसको कैलकुलेट करती है। देखो इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एकदम जबान से नहीं बोले जाते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, यहां पे देखो ये जो है आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है इन चीजों को देखते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक, ये तब आपका जैसे एक साल जो है बनता है। ठीक है, एक जो है फाइनेंशियल ईयर आप इसको बोल सकते हैं एक तरह से। क्लियर? तो यानी कि एक साल 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अब जैसे 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ, मान लो इस साल का 1 अप्रैल से लेकर के अगली साल के 31 मार्च तक को क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। ये मत सोचना 1 जनवरी से बोलेंगे, भाई 1 जनवरी इस पृथ्वी का है, मनुष्य का नहीं है, ठीक है, पृथ्वी का है वो। क्लियर? चलो, तो नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा आपको पता चला। एक बात और, ये जो नेशनल इनकम है इसको 2 तरह से हम देखते हैं। कितनी तरह से देखते हैं? 2 तरह से। अच्छा एक बात मुझे बताओ, भाई आप अपने पड़ोसी से कंपैरिजन करते हैं? हाँ करता हूं मैं कंपैरिजन। भाई इस साल इसने ये गाड़ी भी खरीद ली, अगली साल इसने उस दूसरी गाड़ी को भी खरीदने की बोल रहा है, इसने वहां पे प्लॉट भी ले रखी है, इसने भी ले ली वो भी ले ली, तो आप कंपैरिजन करते हो ना। जैसे आप कंपैरिजन करते हैं वैसे ही कंट्री के लेवल पे, देश के स्तर पे हम बाकी के जो देश हैं, ठीक है, उनसे कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री 2 जो टर्म है वो आपको देखने को मिलती हैं। ये 2 टर्म पेपर में कई बार आ जाती है, तो इनको याद रखना है। क्या कहता है इंटर कंट्री? क्या कहता है, अलग अलग देशों की तुलना में अपने देश की इनकम में अप डाउन जब हम देखते हैं कि भाई रूस के हिसाब से बोलते हैं ना, भाई रूस के हिसाब से तो हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही है, उसकी इकोनॉमी तो भैया 2% का उछाल आया है, हमारी इकोनॉमी में तो 0.5% का उछाल आया है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से अपने देश की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इंटर कंट्री। कंट्री के अंदर, एक तरह से कंट्री के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंट्री के अंदर ही क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। दूसरा होता है इंट्रा कंट्री। क्या कर रहे हैं, इंट्रा कंट्री हो गया। ठीक है, इंट्रा कंट्री क्या होता है, इंट्रा कंट्री का मतलब होता है हम खुद अपने ही देश की, यहां पे हम क्या कर रहे थे, दूसरे कंट्री को कर रहे थे, भाई दूसरा कंट्री जैसे रूस है, चाइना है, उनसे कंपेयर कर रहे थे। यहां पे जो इंट्रा कंट्री है इसका मतलब है हम जो कंट्री में जो उत्पादन कर रहे हैं, जैसे मान लो अभी 2026 चल रहा है, तो मान लो 2025 में हमने मान लो 4% की ग्रोथ ली और अब 2026 में मान लो हमने
3% की ग्रोथ ली है। ठीक है, तो यानी कि हम खुद का ही अपने पीछे के सालों से जब कंपैरिजन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रा कंट्री। और ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक देश में पिछले साल में और इस साल में जो भी आपका इनकम में अंतर आया है उसको जब हम देखते हैं तो उसको इंट्रा कंट्री के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर, इस तरह से हम इसको नेशनल इनकम को जो है यहां पे हम दो तरह से देखेंगे, इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री के नाम से। ठीक है, चलिए अब जो नेशनल इनकम है इसको नापने के लिए, इसको मापने के लिए, जैसे आप चीनी मापते हैं, चीनी है ना, चीनी, अब चीनी लेने जाएंगे तो बोलेंगे 2 किलो दे दे, 4 किलो दे दे, ऐसे ही करते हैं ना। तो मतलब हर चीज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कोई ना कोई इकाई है। ऐसे ही हमारा जो कंट्री है इसमें 4 चीजें हैं जिनसे आप इस चीजों को माप सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है आपकी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। अब आपको लग रहा होगा क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सेम है। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है। जीडीपी जो लिखा हुआ है, अब यहां पे डीपी को सेम रखो, यहां पे एन लगा दो, बस एनडीपी बन गया। देखो है ना, ये जो जीएनपी लिखा हुआ है, जीएनपी आगे समझाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। ये जो जीएनपी लिखा हुआ है यहां पे इसमें से जी में से जी को हटा करके एन लगा दो, बस जैसे यहां पे एन लगाया था तो बन जाएगा एनएनपी। ये दोनों एक ही चीज है और कुछ नहीं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों का मतलब वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जिनसे हम अपनी कंट्री की गणना करते हैं इनकम की। ठीक है, चलो देखो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार पेपर में डायरेक्ट फुल फॉर्म ही आ जाती है भाई। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। डायरेक्ट पेपर में डेफिनेशन आती है, जिन बच्चों को नहीं पता वो याद कर लो। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है? किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम यानी कि फाइनल वस्तुओं या सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। मतलब आपने अपने खुद के देश में रह करके, मान लो हमारा देश है, ठीक है, जैसे एक छोटा सा मैं यहां पे ग्राफ बना देता हूं, ये देखो देश का नक्शा मैंने बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल सा मैंने बना दिया। तो हमारी देश की बाउंड्री के अंदर, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, इसके अंदर जो भी चीजें हमने, अंतिम चीजें, कोई सर्विस हो गई, कोई प्रोडक्शन हमने किया है, जो भी चीजें हमने बनाई है एक तरह से, उसको जो है हम किसके अंदर रखेंगे? जीडीपी के अंदर रखेंगे। किसी देश की सीमा के अंदर उस वर्ष में जितनी भी आपने प्रोडक्शन किया है, जितनी भी सर्विसेज आपने दी हैं, सेवाएं आपने दी हैं, उनका जो भी कुल मौद्रिक मूल्य जो भी रहेगा उसको आप किसके अंदर काउंट करोगे? जीडीपी के अंदर आप क्या करोगे? काउंट करोगे। अब जीडीपी में बहुत से बच्चे सोचेंगे सर सेकेंड हैंड वस्तुएं भी आ जाएंगी क्या? है सेकेंड हैंड वस्तुएं जीडीपी में नहीं आती है भाई। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक का मतलब क्या है? डोमेस्टिक वैसे लिख दिया है, डोमेस्टिक का मतलब है देश की सीमा के अंदर। ठीक है, चाहे भारतीय बनाए या फिर विदेशी, मतलब कि हमारा देश है और हमारे देश में हम तो रह ही रहे हैं, हमारे साथ साथ विदेशी भी लोग आकर यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगा लेते हैं ना, तो भी हमारी देश की सीमा के अंदर ही तो काम हो रहा है। बाहर के लोग आए, उन्होंने हमारे देश में फैक्ट्री लगाई, तो मतलब देश की सीमा के अंदर ही काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सबको हम क्या करेंगे? इसके अंदर काउंट करेंगे, जीडीपी के अंदर, सीमा के अंदर होना चाहिए। दूसरा देश कोई भी आकर हमारे देश में फैक्ट्री लगाए उसको भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सेकेंड हैंड वस्तुएं जो है वो नहीं जोड़ी जाती हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जीडीपी में नहीं जोड़ी जाएंगी, क्योंकि भाई सेकेंड हैंड क्यों नहीं जोड़ी जा रही है? भाई आप सोच रहे हैं मैंने एक गाड़ी खरीद ली आज, ठीक है, अब वो मैंने 2 साल चलाई, फिर मैंने अपने दोस्त को बेच दी, अब उसके लिए तो वो नहीं है ना, उसने नहीं खरीदी है, नहीं, ये काउंट नहीं होगी, क्योंकि जब आपने इसको खरीदा था ये गाड़ी उसी टाइम पे सरकार ने काउंट कर ली थी अपने खजाने में। ठीक है, अब वो दोबारा खरीद रहा है, अब ये काउंट नहीं करेगा सरकार, सेकंड हैंड वस्तुओं को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, इनको देख लो। कच्चा माल जो आगे प्रोसेसिंग में जाए, जीडीपी में क्या नहीं होगा? कैलकुलेट नहीं होगा। जीडीपी में हम उसको क्या नहीं करेंगे? नहीं ऐड करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे? जीडीपी सिर्फ फाइनल, अंतिम उत्पाद को ही, फाइनल जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी को लेगी। किसको लेगी? अंतिम उत्पाद को। भाई कोई चीज आपने कच्चे माल के रूप में बना ली, मान लो आज आपने धरती में से पेट्रोल निकाला, उस टाइम पे जो पेट्रोलियम निकलता है, आप जानते हैं पेट्रोलियम कहते हैं उसको, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, गैस भी होती है, मिट्टी का तेल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप उस कच्चे तेल को भी काउंट कर रहे हैं, और आप जब बेचने जा रहे हैं पेट्रोल बना के अलग, डीजल बना के अलग, गैस बना के अलग, आप तब भी काउंट कर रहे हैं, तो डबल काउंट हो गया ना। आपने कोई कृषि में कोई चीज आपने उगाई, आप उसको उस टाइम पे भी काउंट करें, जब आप फाइनल किसी को बेचने जा रहे हैं तब भी काउंट करें, तो डबल काउंट हो जाएगी। तो इस डबल काउंट को रोकने के लिए सिर्फ एक बार ही काउंट करेंगे, फाइनल जब आप उसको लेके जाओगे। ठीक है, फाइनल जब वो एक तरह से बेचने के लिए, सेल करने के लिए जाएगा, बस उसको उसी टाइम पे क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, जीडीपी के बाद आता है जीएनपी। देखो
जीएनपी जो है वो क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी, उसमें डी था बीच में, इसमें एन है, उसमें क्या था डी, वहां पे डी का मतलब है डोमेस्टिक और यहां पे एन का मतलब है नेशनल। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें डोमेस्टिक था इसलिए उसमें घरेलू आया था, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घर की चीज, क्लियर। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है, किसी देश के नागरिक दुनिया में कहीं भी हों उन सब द्वारा उत्पादित, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, अभी हमने जीडीपी में सिर्फ देश की सीमा के अंदर की बात की थी, लेकिन ये जो जीएनपी है ये क्या बोल रहा है, जीएनपी बोल रहा है कि भाई हमारे जो देश के लोग हैं, अब जैसे आपने देखा होगा पंजाब के बहुत सारे लोग कनाडा में जाके रहते हैं, ठीक है, या आपकी नौकरी भैया विदेश में लग जाए, ठीक है, तो आप विदेश में जाके जो कमाई करोगे उसको काउंट करेंगे जीएनपी में, किसमें, जीएनपी में। जीडीपी में सिर्फ उसको काउंट करेंगे जो आपने अपने देश की सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर काम किया है। लेकिन अगर आप देश की बाउंड्री के बाहर जाके काम कर रहे हैं और वहां से पैसा कमा रहे हैं तो उसको जीएनपी के अंदर काउंट करेंगे। हमारे देश के किसी जो फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने बाहर के देश में जाके फैक्ट्री लगा ली तो उस फैक्ट्री की जो इनकम होगी उसको काउंट करेंगे जीएनपी के अंदर। क्लियर हुआ। जीडीपी के अंदर सिर्फ देश के बाउंड्री के अंदर जो भी काम हो रहा है और जीएनपी में देश से बाहर जो हो रहा है उसको भी काउंट कर देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो तो अब यहां पे जो जीएनपी है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब है फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है बाहर के देशों से, ठीक है, विदेशों से कमाई हुई है, विदेशों से जो कमाई है, विदेशों से जो कमाई हुई है। क्लियर। और यहां पे है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमारे देश में जो कमाई कर रहे हैं लोग, जो फैक्ट्री लगा के हमारे देश से जो बाहर कमाई जा रही है उसको लेंगे। ठीक है, और किस में से घटा देंगे इनको, जीडीपी में। देखो जो लोग हमारे देश में फैक्ट्री लगा रहे हैं और हमारे देश में फैक्ट्री लगा के कमाई कर रहे हैं, ठीक है भाई, उनकी कमाई पे हमारा हिस्सा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ना हिस्सा, जो टैक्स वैक्स लगते हैं वो दे देते हैं, बाकी उनकी जो भी प्रॉफिट है वो उनका खुद का होता है। अब उस पैसे को वो अपने देश में लेके जाएंगे जो उन्होंने कमाया है, तो इसलिए क्या करते हैं, हमारी जो जीडीपी होती है, जीडीपी में से उस पैसे को, जिस पैसे को उन्होंने कमाया है, हम क्या करेंगे, हटा देंगे, घटा देंगे, उनको उनके देश में भेज देंगे, यानी कि माइनस कर दिया हमने उनका पैसा अपनी जीडीपी में से, हम उनके पैसे को माइनस कर देंगे। हम क्यों जोड़े उनके पैसे को, वो उनके देश की जीडीपी है वो खुद जोड़ेंगे, हम अपने देश में सिर्फ उसको जोड़ेंगे जो हमारे देश के लोगों ने कमाया है। तो विदेशों से जो हमारे देशों ने कमाया है, हमारे देश के लोगों ने कमाया है, उसको जोड़ेंगे हम। इन्होंने जो कमाया है विदेशों से, इनके देश वाले जोड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर को इंडिया से थोड़ी कमा रहे हैं, वो बाहर की देश की कंपनी है अमेरिका की, वहां से पैसे को कमा के इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो बाहर के विदेशों से कमाया ये पैसा। ठीक है, तो यानी कि जीडीपी में से हम सिर्फ उस पैसे को घटाएंगे जो पैसा हमने नहीं कमाया, बल्कि बाहर की कंपनियों ने आके हमारे देश में लगा करके उन कंपनियों को उन्होंने जो कमाया है उसके पैसों को नहीं जोड़ेंगे हम, बस बाकी उसको तो जोड़ेंगे जो हमने बाहर से कमाया है। इसलिए यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने प्लस किया है और इसको माइनस कर दिया है, क्योंकि ये हम जोड़ते नहीं है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा भी पेपर में आ जाता है, ये जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड जो है ना, ये जो दोनों है इनको एक नाम से जान लेते हैं, इनको बोल देते हैं नेट, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, बस इतना बोल देते हैं। नेट का मतलब है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, नेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इसको जीडीपी में प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस करें मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये दोनों फैक्टर जो है काउंट हो रहे हैं, ये वाले भी ये वाले भी। ठीक है, जो माइनस का है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस का है वो प्लस हो जाएगा यहाँ के अंदर आके। क्लियर। तो इसको इस तरह से आप जो है दोनों तरह से आपको फॉर्मूला देखने को मिल जाता है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए आपकी जुबान पे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब जो अभी हमने जीडीपी, अभी हमने पीछे देखा था जीडीपी, ठीक है, और जीएनपी अभी देखा था हमने। अब यहीं पे एक टर्म और आती है एनडीपी, एनडीपी बना है इससे, एन जी की जगह हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, और एनएनपी बना है इससे, यहां पे भी जी की जगह हमने क्या लगाया है, एन लगाया है। यानी कि ये जो दोनों है ये आपस में लिंक है, ऐसे लिंक है, इनको ऐसे समझोगे आप। ठीक है, तो एनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, एनडीपी की फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई यहां पे जीडीपी से ही तो बनाया, तो जीडीपी में डी की मतलब क्या था, डोमेस्टिक था, तो यहां पे भी डोमेस्टिक होना चाहिए ना डी का मतलब, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है
कि हमारी जो जीडीपी है उसमें से डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। अब आप इसको कैसे समझोगे, देखो आपको बहुत अच्छे से तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनो। एक बात समझो, आपने अपने देश में फैक्ट्री लगा रखी है, अपनी हमने खुद ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है देश में, ठीक है। और जो फैक्ट्री हमने लगा रखी है भाई, उस फैक्ट्री में हमने मान लो, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है भाई, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में मैंने 500 फोन बनाए। क्या बनाए, 500 फोन बनाए, ठीक है। फोन बनाने की फैक्ट्री है और मैंने 500 फोन बना दिए। अब 500 फोन बनाने के बाद, 500 फोन बनाने के बाद मान लो एक फोन था मेरा जैसे 10,000 का था, ठीक है। एक फोन कितने का था, 10,000 का था। तो 500 फोन बनाने के बाद मैंने इतना जो पैसा है वो कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया। अब क्या होता है, जो ये मैंने फोन बनाए हैं, इन फोन को बनाने के लिए मुझे जो मैंने मशीनरी इस्तेमाल की है, कुछ ना कुछ मशीन मैंने इस्तेमाल की होंगी। अब ऐसा थोड़ी है इतना काम करने के बाद वो मशीन नई की नई रखी हुई है, नई की नई तो नहीं है। इनका मतलब उस मशीनों से कुछ काम हुआ है, और जब काम हुआ है तो वो मशीनें थोड़ी बहुत घिसी होंगी, घिसती है ना, कोई चीज भी ज्यादा काम यूज करते हैं तो यूज करने से चीजों की वैल्यू कम हो जाती है, वो घिस जाती है ना, उनके पार्ट घिस जाते हैं, तो फिर वो नए जैसे थोड़ी काम करेंगे, या फिर वो इतने लंबे समय तक थोड़ी काम करेंगे। मतलब वैल्यू डाउन हो गई भाई। एक तरफ तो मैंने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ मेरी चीजों का जो मूल्य है वो तो कम हो गया, वो चीजें घिस तो गई है ना। तो जो चीजें मेरा हिरास में हुई हैं, जो डेप्रिसिएशन हुआ है मेरी वस्तुओं का, मशीनों का, उपकरणों का, टूल्स का, जो मैंने इस्तेमाल किए हैं इन चीजों को बनाने के लिए, उसको माइनस कर देते हैं हम, तब हमारी एनडीपी जो है वो निकल के सामने आ जाती है। तो रियल में तो यही होना चाहिए भाई। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब ये चीज पढ़ाने के बाद मैंने एक क्लास चलाई है, ठीक है। इस क्लास को चलाने के बाद मान लो मैंने 100 रुपए कमा लिए। अब 100 रुपए मैंने कमा लिए। अब 100 रुपए तो मैंने कमा लिए, ठीक है। तो मेरी एक तरह से भैया जीडीपी में मान लो मैंने कितने रुपए लगा दिए, 100 रुपए लगा दिए, मैंने 100 रुपए कमा लिए। अब लेकिन भाई जब ये क्लास चली है तो क्लास में ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है, ये लाइट चल रही है, कंप्यूटर चल रहा है, कैमरा चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चीजें क्या कर रही हैं, बिजली का बिल बना रही होंगी, है बिना बिल बनाए क्या फ्री में थोड़ी चल रही है लाइट, ठीक है। तो बिजली का बिल बना रही है, बिजली का बिल आ गया मान लो 30 रुपए का, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो 30 रुपए का हो गया। ऊपर से मेरा कैमरा घिस रहा है, कंप्यूटर घिस रहा है, ये सारी चीजें अलग घिस रही है ना, तो ये डेप्रिसिएशन के अंदर काउंट हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो टोटल असलियत में एनडीपी आपकी हुई कितनी है, 70 हुई है। कितनी हुई है, 70। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये चीज आपको पेपर में डायरेक्ट आती है, और जितने अच्छे तरीके से मैंने बताया है ना, मेरे हिसाब से आपको जल्दी से कहीं और समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। इसके बाद दूसरा हमारा होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी यही होता है। ये देखो, ये तो जीडीपी से बना है, ये जीएनपी से बना है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल, ठीक है। यहाँ पे देखो एनएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। देखो वो जीडीपी से रिलेटेड था, ये जो चीज है ये जीडीपी से रिलेटेड है, इससे जीडीपी से, तो जीडीपी में से माइनस किया है, ठीक है। ये जो एनएनपी है, ये एनएनपी किससे रिलेटेड है, जीएनपी से रिलेटेड है, ठीक है। किससे, जीएनपी से। ये देखो जीएनपी भी पीछे पड़ा था ना, ठीक है। तो जीएनपी में से माइनस कर देंगे, इसका जो डेप्रिसिएशन होगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एनएनपी जो है वो निकल के हमारा सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज है, मैं आपको बता देता हूं। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी। भाई बाजार में कोई वस्तु है जो फाइनल मूल्य में बिक रही है, मान लो ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, इसको मैं 2 लाख रुपए का लेके आया, तो इसका मार्केट प्राइस क्या है, 2 लाख रुपए है, क्योंकि फाइनल जो कस्टमर था, एंड जो कस्टमर था, उसने इसको 2 लाख रुपए का खरीदा, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट वो होता है एक तरह से इस बॉक्स, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को बनाने में जो लागत आई है उसको फैक्टर कॉस्ट के नाम से आप जान सकते हैं। देखो मार्केट प्राइस क्या है, वस्तु की बाजार में कीमत, ठीक है। जो वस्तु में बाजार में जो कीमत मिली है उसको आप बोलते हैं फाइनल, जब खरीद लिया है लोग ने उसके बाद, अब टैक्स वैक्स जो भी है वो सब उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वस्तु बनाने में लगी असल लागत, जो लागत आपने लगाई है इस चीज को बनाने के लिए, ठीक है। इसमें टैक्स शामिल नहीं होते हैं। भाई एक बात बताओ, अभी टैक्स कब लगता है किसी चीज पे, टैक्स तब लगेगा जब आपने उस चीज को बाजार में बेचने के लिए तैयार कर दिया हो, तभी तो सरकार टैक्स लगाएगी, है। ऐसा थोड़ी है बना ही रहे हो अभी टैक्स लगा देगी, अभी तो नहीं लगाएगी, जब बना दोगे तब लगाएगी, बेचने से पहले फाइनल टैक्स। बोलते हैं ना भाई, कैमरा किसी की दुकान पे रखा हुआ है तो क्या उस पर जीएसटी लग गई, क्या 18% जो जीएसटी लगती है, नहीं लगेगी ना। कब लगेगी, जब वो बेचा जाएगा कस्टमर को। तो जब बेचा जाता है तो मार्केट प्राइस में आपका जो टैक्स वगैरह है वो सब जुड़ जाता है, और जो आपका ये क्या नाम है, ये फैक्टर कॉस्ट है, इसमें नहीं जुड़ता है आपका टैक्स वगैरह जो है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे इनके जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखना। एक बात देखो, जब हम कोई भी चीज, जब हम कच्चे मतलब एक तरह से कच्चा माल हम बना रहे हैं, कोई चीज प्रोडक्शन हम कर रहे हैं किसी चीज का,
तो सरकार क्या करती है, कई बार ना उन लोगों को जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको सब्सिडी दे देती है कई बार, कि भाई ये ले सब्सिडी ले ले। अब जैसे ही इसको सब्सिडी मिलेगी सामान बनाते टाइम, तो इसका मतलब ये है कि मान लो इसको सरकार से 100 रुपए की सब्सिडी मिल गई, तो जब ये 100 रुपए की सब्सिडी मिलेगी तो इसका मतलब ये जो वस्तु बना रहा है ये इसको बनाने में कम लागत आएगी, भाई 100 रुपए तो कम लागत आएगी ना, तो अब इसका प्राइस का फर्क कहां पे पड़ेगा, मार्केट प्राइस में फर्क पड़ेगा, मतलब अब ये थोड़ी सस्ती जाएगी मार्केट में। तो सरकार क्या करती है, मूल्यों को कंट्रोल करने के लिए बीच बीच में सब्सिडी देती रहती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे फॉर्मूले में आपको देखने को मिलेगी। जब आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फैक्टर कॉस्ट रहेगा, ठीक है, जो आपका फैक्टर कॉस्ट रहेगा उसमें आपको टैक्स जोड़ देने हैं। पर मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, मैं लोगों को फाइनल बेच रहा हूं, तो फाइनल तो मैं बेचूंगा कब बेचूंगा, जब मैं अपना जो कच्चा माल है, कच्चे माल में मान लो मेरे लागत आई 100 रुपए की, ठीक है, अब उसमें मैं अपने टैक्स भी लगा दिए सरकार ने 18 रुपए, 18% जीएसटी वगैरह जो भी टैक्स वैक्स है वो सब जोड़ दूंगा, लेकिन इसमें मैं सब्सिडी नहीं जोड़ूंगा, सब्सिडी हटा दूंगा, ठीक है। जो फैक्टर कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट प्राइस में से टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी जोड़नी है और मार्केट प्राइस में सब्सिडी को माइनस करना है। ये फॉर्मूला है छोटा सा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर मेरे हिसाब से हो गया होगा, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो एनएनपी है ना, एनएनपी जो है, एनएनपी को ही हम क्या बोलते हैं, एनएनपी को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। एनएनपी को ही क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जल्दी जल्दी से समझो। देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है जिस साल की जीडीपी निकालने जा रहे हैं उसी साल की जो करंट प्राइसेस है। मालूम है 2026 की जो जीडीपी निकालने जा रहा हूं, तो 2026 की जो जीडीपी निकालने में जा रहा हूं, तो इसी जीडीपी में जो मैं कैलकुलेट करने वाला हूं अभी फिलहाल, तो इसमें जो भी महंगाई वगैरह है उन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, इन्फ्लेशन को ऐड कर देंगे, महंगाई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। और जो रियल जीडीपी होगी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ जो है महंगाई को ऐड नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करेंगे रियल जीडीपी में। एक बेस ईयर को मान लेंगे और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे। देखो कैसे, देखो मान लो आपकी 25 और 26 में आपने साल में कुछ प्रोडक्शन किया, आपने 2025 में भी 100 यूनिट कमाई या फिर 100 यूनिट का कोई चीज बनाई और आपने 26 में भी 100 यूनिट बनाई, लेकिन इसी टाइम पे जो आपकी 10 की चीज थी वो 20 में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। पहले 10 रुपए की आ रही थी, अब 20 की हो गई, यानी कि 10 रुपए क्या हो गई, महंगी हो गई चीज, क्या हो गई, 10 रुपए महंगी हो गई। तो जब आप नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो देखो यूनिट तो सेम है, 2025 में भी 100 ही बनाई, अब भी 100 ही बनाई, लेकिन अब चीजें महंगी हो गई। तो जब रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो 100 यूनिट को आप किससे डिवाइड करोगे, फाइनल जो करंट वैल्यू है, जो इन्फ्लेशन के बाद आपकी आई है, महंगाई बढ़ाने के बाद आई है, तो वो आपकी कितनी आई है, 2000। लेकिन रियल जब आप करोगे तो उसी पे करोगे, महंगाई को आप इसमें कैलकुलेट नहीं करोगे, जो 10 रुपए बड़े हैं उनको कैलकुलेट नहीं करोगे, तो रियल आपकी आ जाएगी 1000 रुपए। क्लियर हुआ, इस तरह से आप इसको समझोगे, ठीक है। चलो ठीक, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, पेपर में डायरेक्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से। ये क्या करता है, ये इन्फ्लेशन जो आपकी होती है, महंगाई जो होती है उसको क्या करता है, मेजर करता है। ये फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी और इनटू में 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी होती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। बोलते हैं ना प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत की, हरियाणा की या किसी भी राज्य की, पेपर में आता है डायरेक्ट, ठीक है। तो किसी देश की कुल आय जो आपकी होती है, नेशनल इनकम जो होती है, उसको आप उस देश की जो जनसंख्या होगी, जो पॉपुलेशन होगी, उससे डिवाइड कर दोगे, तो उसमें आपकी प्रति व्यक्ति जो आय है वो निकल के सामने आ जाएगी। तो देश की जो भी नेशनल इनकम है उसको आपने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, तो जो भी आपकी इनकम है वो फाइनल निकल के आ जाएगी कि भाई आपकी जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है देश में। क्लियर। अच्छा देखो, ये जितनी ज्यादा होगी वो देश उतना ही अच्छा माना जाता है, प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा माना जाएगा। भाई एक देश है जिसमें हर व्यक्ति 20,000 रुपए कमा रहा है, एक देश है जिसमें 10,000 कमा रहा है, एक देश है जिसमें 5,000 कमा रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा देश अच्छा माना जाएगा, यही माना जाएगा ना जिसकी ज्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपका काम करता है। एक होती है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है, जो कुल आय वास्तव में, ठीक है, लोगों को प्राप्त होती है। मतलब आपने कोई आय ली, मान लो आपने कोई काम किया कहीं पे और वहां से आपने आय कमाई, सैलरी कमाई, ठीक है। तो जो फाइनल सैलरी आपको प्राप्त होगी उसी को आप क्या बोलोगे, पर्सनल इनकम बोलोगे। क्या बोलोगे, पर्सनल इनकम बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है,
ये कई बार इनके फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है। तो जो आपकी नेशनल इनकम है उसमें ऐड कर देना है क्या, जो रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, ठीक है, जो रिसीव हुई है परंतु आपने कमाई नहीं है उसको तो ऐड कर देना है। अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपने कमाई है पर आपको रिसीव नहीं हुई है, ये क्या है सर समझ में नहीं आ रहा हमारे। देखो आपकी जो नेशनल इनकम है मान लो वो 100 रुपए है, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, कोई ऐसी आपके पास कहीं ऐसी जगह से पैसा आ रहा है कि भाई पैसा आ गया परंतु आपने कमाया नहीं है एक तरह से, जैसे कई बार रेंट पे होते हैं ना, रेंट पे, अब रेंट पे जो पैसा आता है वो आप कमाते हैं क्या, नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है एक तरह से, ऐसा लगा लो, ठीक है। तो रेंट पे जो पैसा आया मान लो 10 रुपए रेंट से पैसा आ गया। दूसरा कुछ ऐसी इनकम है जो अर्न तो हो गई है परंतु रिसीव नहीं हुई है, मतलब जैसे स्टॉक मार्केट है या शेयर मार्केट है, उसमें आप पैसा लगाते हैं, पैसा लगा दिया, ठीक है। अब जैसे आप उसमें पैसा लगाते हैं तो पैसा लगाने के बाद मान लो आपका शेयर ऊपर चला गया तो आपके पैसे वहां पे बढ़ गए। अब वो जो पैसे हैं वो वहीं अकाउंट में ही तो पड़े हैं, आपके खुद के बैंक अकाउंट में नहीं है, वो उसी अकाउंट में है जिस ऐप में आपने पैसे लगाए हैं, जिस मार्केट में आपने पैसे लगाए हैं, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये वो इनकम है जो आपने कमा तो ली है लेकिन आपके पास अभी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं माइनस, मान लो ये 5 है, तो इस तरह से ये चीजें जो है आपकी निकल के सामने आ जाती है। क्लियर, चलो मेरे हिसाब से हो गया होगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम वगैरह जो है ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। क्लियर, एक और होती है आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होती है भाई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये वो इनकम होती है कि आपकी जो पर्सनल इनकम है उसमें से जब आप टैक्स को माइनस कर देते हो तो आपकी ये वाली जो इनकम है वो निकल के सामने आ जाती है, ठीक है। ये वाली जो इनकम है वो आपकी निकल के सामने आ जाती है। तो इस तरह से आपकी जो क्लास नंबर 3 है वो भी आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, अगर फिर भी नहीं हुई हैं तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना, आपको मेरे हिसाब से पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इन चीजों को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है भाई। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में नए जो है इसके अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक